हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित चौधरी। वेलकमिंग यू ऑल टू द स्प्रिंटर्स लर्निंग अकेडमी। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कुछ गैप्स के बारे में। गैप्स बोले तो फेयर वैल्यू गैप, गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस। और इसके अलावा मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, गैप इम्बैलेंस हो या वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, जनरली तो बहुत सारी जगहों पर बनते भी हैं। और अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँ कि ये कितनी बार आपने अगर इन पर ट्रेड लिए तो कितनी बार फेल हुए हैं, तो आंसर आएगा लगभग 50%। तो 50% टाइम ये आपके फेवर में काम कर रहे हैं, 50% टाइम ये आपका एसएल खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पीओआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीओआई चल रही है मार्केट अगर बायस के अकॉर्डिंग। तो जब ये पीओआई बनेंगे, जब ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर पीओआई होंगे तो ये एसएल नहीं लेंगे, और अगर ये पीओआई नहीं होंगे तो ये 100% चांसेस है कि एसएल लेंगे। तो हम जिसने भी, जो भी बंदा इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गया है, तो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उन वाली वीडियोस को देख कर आए, क्योंकि उन वीडियोस के साथ ही लिंक करके इनको पढ़ाया जाएगा। नॉर्मली आप अगर ओबी, एफवीजी ये सब गूगल से, चैट जीपीटी से अगर पढ़ोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारी इस क्लास में पढ़ने का मतलब क्या है? जहाँ से एक्चुअल में इनकी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना, हमें प्राप्त करना है, हमें यूज़ करना है इनका अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी सजेशन से आप पहले वाली वीडियो देख कर आओ, जिसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को यूज़ किया है और बायस को बताया है। उसी के अकॉर्डिंग ही ये आपके काम आएंगे, अदरवाइज किसी काम के नहीं है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे समझाता हूँ फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे मार्केट में ये कैंडल बनी हुई है और इन कैंडल्स में फर्स्ट कैंडल ले लो, फर्स्ट के बाद सेकंड को छोड़ दो और थर्ड को ले लो। तो फर्स्ट का जो हाई है, मैं ये अप ट्रेंड के केस में बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड के केस में भी बता दूंगा। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ दो और थर्ड कैंडल का लो, अगर इन दोनों के बीच में गैप आता है, ये हो गया मेरा थर्ड कैंडल का लो और ये हो गया मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई। ये जो गैप है, इस गैप को ही हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी बहुत ईजी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फेयर वैल्यू गैप। अब नॉर्मल कंडीशन तो यही है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस या कुछ और भी है जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ड्रॉ करके एग्जांपल दे रखा है। रूल नंबर 1, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते टाइम कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वाली कैंडल मेरी ग्रीन ना होके रेड हो जाए तो क्या फेयर वैल्यू गैप पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जीरो इंपैक्ट। ये तब भी फेयर वैल्यू गैप उतना ही इंटैक्ट रहेगा जितना अभी है। ठीक है, ये अभी भी वैसा ही काम करेगा जैसा पहले करता। तो रूल नंबर 1, इसमें कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। रूल नंबर 2, कैंडल अगर इनसाइड बार में हो, मतलब ये कैंडल अगर मेरी इसके इनसाइड में बनती, तो इस कैंडल के हाई के अंदर है ना सेकंड कैंडल। अब जैसे फेयर वैल्यू गैप मैं आपको बता रहा था, तो फेयर वैल्यू गैप इसको कंसीडर कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल के इनसाइड में है, यानी कि इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार के कंडीशन में हम जो कैंडल नंबर 1 कंसीडर करते हैं, सेकंड को तो स्किप करना होता है फेयर वैल्यू गैप के केस में। फर्स्ट का हाई अप ट्रेंड में और थर्ड के लो के बीच में जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट के इनसाइड में है, तो हम फर्स्ट को ही फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, यानी फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होगा कौन सा? ये वाला होगा, अगर हम इस केस की बात करें। ठीक है, तो रूल नंबर 1, कलर मैटर नहीं करता। रूल नंबर 2 कि यहाँ पे इनसाइड बार का ध्यान रखना होता है। जहाँ पे इनसाइड बार है वहाँ पे हमें ओरिजिनल कैंडल उसी को मानना है जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप आए, अदरवाइज इनसाइड बार को नहीं मानना है। ठीक है, ये रूल याद रखना, नोट डाउन करते रहो। आगे इसको पीओआई कैसे बनेंगे इन सब पे मैं लिंक करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक देखते रहो, ये बहुत काम आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग और बायस में ये सब कैसे यूज होना है ये सब क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो हमने इतने रूल समझ लिए। दूसरा क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। मान लो एक फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास ये आ गया, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये है, और तीसरा फेयर वैल्यू गैप मान लो हमारे पास ये वाला है। ठीक, तो 3 फेयर वैल्यू गैप है, तीनों के साइज अलग अलग हैं। तो साइज की वजह से क्या होगा? साइज की वजह से ऐसा होगा क्या कि मार्केट इसको पहले वाले को यानी बड़े वाले को रेस्पेक्ट करेगी, या छोटा है तो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या उससे भी छोटा तीसरा है तो उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यही है कि साइज भी इसमें कोई मैटर नहीं करता। इसके बाद भी मार्केट रैली कर सकती है, बड़े के बाद भी, और जो सबसे छोटा है उसके बाद भी मार्केट उतने ही पॉइंट की रैली कर सकती है। तो मीन्स दे ऑल आर इक्वली पावरफुल।
मतलब कलर मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, और कलर के अलावा इनसाइड बार मैटर करती है, उसका ध्यान रखना। तो ये हो गया रफली हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अब फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है, जनरली कितना पढ़ते हैं लोग कि ऐसा माना जाता है कि प्राइस, अगर अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, फिर इनमें से किसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, अब वो कौन से को करेगा, इसको करेगा फर्स्ट वाले को या थर्ड वाले को करेगा, वो हम अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जनरली ये होता है इन केस ऑफ अप ट्रेंड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी मैं तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड में सेम ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो कलर मैटर नहीं करता, दूसरा साइज मैटर नहीं करता, और ये ऐसे बनता है। इसमें भी इनसाइड बार का ध्यान रखना। अगर ये कैंडल ऐसे इनसाइड बार के साथ बनती है, सेकंड वाली या कोई सी भी, तो उसमें फर्स्ट कैंडल हम उसी को मानेंगे जो ओरिजिनल कैंडल चली आ रही है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। तो इस कंडीशन में जो ये सेकंड कैंडल है, ये वाला केस आपका फेयर वैल्यू गैप का नहीं बनेगा। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये इनसाइड बार से कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये सेकंड कैंडल नहीं होगी, मेरी सेकंड कैंडल होगी ये, क्योंकि फर्स्ट के बाद यही बाहर निकली है। तो मेरा फेयर वैल्यू गैप क्या होगा इस कंडीशन में? मेरा फेयर वैल्यू गैप होगा ये वाला, इस कैंडल से इस कैंडल तक। फर्स्ट कैंडल का लो और इसमें थर्ड कैंडल का हाई होता है, सेकंड को स्किप कर देते हैं, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। इसमें भी अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो कलर साइज मैटर नहीं करता। इस कंडीशन में क्या माना जाता है, इसमें ये माना जाता है कि प्राइस ऊपर से आ रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप बना और उस पर टैप करके फिर अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड के केस में हमने समझ लिया, डाउन ट्रेंड के केस में हमने समझ लिया। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अप ट्रेंड के केस में अगर प्राइस चल रहा है तो अप ट्रेंड में प्राइस नीचे से कहीं से आ रहा है, प्राइस एक स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस स्विंग को इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करके फिर अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। जिसने नहीं देखा है वो देख लो, ऐसे ही चलता है उसमें। अब यहाँ पे हुआ इंड्यूसमेंट पॉइंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद, इंड्यूसमेंट अगर होता है तो हमें क्या है, उससे जो हायर पॉइंट है वो हमें मिल जाता है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा हायर हाई था। और जब हायर हाई का ब्रेक होगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हायर हाई का, तो उससे पहले वाला लो जो है वो हमें क्या मिल गया, वो हमें मिल जाता है हायर लो। ये हमारा हायर लो हो गया। अब हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढने कहाँ होते हैं, मतलब बहुत सारे ना, जैसे मैं भी कह रहा था, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप फेल होते रहते हैं, 50% से ज़्यादा फेल होते हैं। तो वर्क कौन से करते हैं और कहाँ देखने होते हैं, मेन चीज़ कि ये पीओआई कब बनेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनको हमको पीओआई में ही पढ़ना होता है। पीओआई जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्रीज लेने को या एग्जिट करने को रेडी, उसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले ही एफवीजी हमें ढूंढने होते हैं, अदरवाइज वो किसी काम के नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। तो अब हमें ढूंढना कहाँ होता है, जैसे यहाँ आईडीएम हुआ, ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ये उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आईडीएम करने के बाद में रैली कर दी। अब हमें अगर आईडीएम ढूंढना है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये हायर लो का पॉइंट हो गया। और अब स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू करेगा तो कैसे करेगा, इन पे अगर आएगा तो कैसे आएगा, प्राइस जाएगा, उसके बाद प्राइस इस पॉइंट को इंड्यूस करेगा, इस पॉइंट को इंड्यूस करेगा, यानी कि हाई से पहले वाली जो भी सेलिंग साइड की एक वैलिड पुल बैक होगा उसके नीचे प्राइस निकलेगा। प्राइस निकला यहाँ से, यानी ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होने से हमारे पास ये क्या पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारे पास में, अब ट्रेंड की हम बात करें तो हायर हाई। अब हायर हाई आ गया तो हमें अब ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इंड्यूसमेंट होने के बाद ढूंढना है, और किस एरिया में ढूंढना है, हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है इस एरिया में, इंड्यूसमेंट से लेके और हायर लो तक, यानी चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट तक। हायर लो के नीचे अगर मार्केट निकल जाएगी तो करेक्टर चेंज हो जाएगा ना। तो अब हमें पहली चीज पता चल गई फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, दूसरी चीज ये पता चल गई कि फेयर वैल्यू गैप को कहाँ ढूंढना होता है। अप ट्रेंड की केस में बात करें, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी चलेगा, वो मैं भी करके दिखा दूंगा। तो कहाँ ढूंढना होता है, आईडीएम से लेके और चौक पॉइंट तक। चौक कहाँ होगा, अप ट्रेंड की अगर बात कर रहे हैं तो हायर लो के नीचे। तो चौक से लेके आईडीएम के बीच में जितने भी फेयर वैल्यू गैप है, आपको उनको इंपॉर्टेंस देनी है, सबको नहीं देनी, उस पर भी अभी बात करेंगे, वो भी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मान लो कोई भी फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये फर्स्ट है, और मान के चलो यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप होता, यहाँ पे भी मान लो कोई फेयर वैल्यू गैप है, ये सारे फेयर वैल्यू गैप हैं आपके। तो प्राइस इन सबको आप मार्क करके रखोगे, और इनके बीच में जितने भी हैं उसमें से या तो फर्स्ट वाला आपका काम का है या फिर लास्ट वाला आपका काम का है। या तो प्राइस इस फर्स्ट वाले को ही टैप करके अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, या फिर अगर फर्स्ट वाले से नहीं कंटिन्यू करता है प्राइस
तो फिर प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस बीच वाले को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि ये एक बार को आपको ऐसे दिखे, इस पे टैप करके और ऊपर उठने की कोशिश करता दिखे, 2 4 5 कैंडल आपको दिख भी जाए, लेकिन ये इसको वापस फेल करेगा और लास्ट वाले पीओआई यानी एफवीजी को फिल करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो हमने क्या समझा है, हमने समझा है फेयर वैल्यू गैप क्या है, हमने ये समझा फेयर वैल्यू गैप कौन से काम का होता है, मतलब कौन सी जगह वाला हमें ढूंढना होता है, जोन सी जगह पे अगर वहाँ पे भी मल्टीपल बन जाए तो उस केस में या तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आपके काम का है या फिर लास्ट। बीच के कितने भी फेयर वैल्यू गैप बन जाएं वो आपके किसी काम का नहीं है, जैसे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके किसी काम का नहीं है। और भी बीच में कई बार है ना 4 4 5 5 10 10 फेयर वैल्यू गैप भी बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि या तो फर्स्ट वाले को रेस्पेक्ट करेगी मार्केट या लास्ट वाले को करेगी। अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं गैप के केस में, और ब्लॉक के केस में हम ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं जो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उससे पहले जो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, अगर ये भी आपने अच्छे से सीख ली तो ये भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। लेके हम सारा एडवांस तक जाने वाले हैं, जितने भी पीओआई होते हैं और वो कहाँ बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पीओआई पे बात करूंगा। बट यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, या आपका जो एक लेवल है ना वो अपग्रेड हो जाएगा पीओआई को समझने का कि एक्चुअल में पीओआई कहाँ पे होते हैं। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई कह देना या सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक को पीओआई कह देना, ये नहीं होता। वो किस जगह पर बने हैं उससे वो पीओआई बनते हैं, अदरवाइज वो पूरे दिन कुछ ना कहीं पे बनते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो एडवांस लेवल की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप बायस के हिसाब से और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी प्रैक्टिस करना, जो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अभी प्राइस इसको कंटिन्यू करेगा। अब यही सेम चीज़ जो है ना प्राइस में बार बार चलती रहेगी। अब यहाँ जाके कहीं मार्केट में इंड्यूसमेंट होगा और इंड्यूसमेंट होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें फिर से लोअर हाई यानी हायर लो और आईडीएम के बीच में फिर ढूंढना है और मार्केट फिर अपनी ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगी। कहाँ तक करेगी ये सेम चीज़, कब तक चलती रहेगी ये सेम चीज़, तब तक चलती रहेगी जब तक मार्केट के बायस पूरे नहीं हो जाएंगे। बायस कैसे निकालने हैं वो मैं बता चुका हूँ। धीरे धीरे ये जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इनसे आपको बायस, मार्केट स्ट्रक्चर दोनों की फुल नॉलेज हो जाएगी। इसलिए मैंने उनकी क्लास पहले ली है, ताकि आपको उनको समझने के बाद में अब उनके अंदर की चीज़ें पता लगने लग जाएं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तो फर्स्ट वाले से एंट्री लेनी होती है या थर्ड वाले से, मतलब लास्ट वाले से लेनी होती है। लेकिन ये अगेन मैं क्लियर कर दूं, ये एंट्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंट्री पे सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि वो डिटेल में और कुछ रूल्स भी लगेंगे उसमें। हालांकि लोग इससे भी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर एंट्री का अलग सेटअप होता है और वो मैं 100% क्लियर करूंगा, उसकी चिंता मत करो। बस आप सीखने पे, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो, क्योंकि एंट्री के लिए आपको कुछ चीज़ें एडवांस तक लेके जाऊंगा पहले, फिर पूरा ही फिनोमिना जब आपके समझ में आ जाएगा फिर हम एंट्रीज पे भी बात करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, तो फर्स्ट वाले को रिस्पेक्ट करती है मार्केट या लास्ट वाले को करती है। ये हो गया। अब ट्रेंड के केस में फेयर वैल्यू गैप पीओआई कब बन जाता है और कौन सा काम करता है हमारे फेवर में, कौन सा नहीं करता है। अब डाउन ट्रेंड के केस में भी इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अभी ये मैं सेम चीज़ तुमको चार्ट पे भी करके दिखा दूंगा, इसलिए टेंशन ना लो। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब चार्ट पे करके ज़रूर दिखाऊंगा। वीडियो देखते रहो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दो, जो नीडी है उनके साथ शेयर कर दो। पॉइंट इतने अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा कि यूट्यूब पर आपको इतनी अच्छी तरह, इतने डिटेल में, इतने शॉर्ट में कोई नहीं बताता होगा। सबको फोकस रहता है कि 10 15 20 मिनट की वीडियो बनाएं, ताकि वो वीडियो वायरल हो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से। और हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि वायरल हो या ना हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर 100 बंदे भी इन सारी वीडियोस को देख के प्रॉपर अच्छे से ट्रेडर बन गए, प्रॉफिटेबल बन गए, तो मेरा पर्पस मीट हो जाता है। और मुझे वही चाहिए, पूरी भीड़ नहीं चाहिए कि मुझे मिलियंस में व्यू चाहिए और उसमें से बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं अब ये डाउन ट्रेंड के केस में आपको एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्राइस मान लो ऐसे आ रहा था, अब क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो इंड्यूसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इंड्यूसमेंट करके वो क्या करेगा, इंड्यूसमेंट मिलने से हमें ये पॉइंट तो हो गया आपका इंड्यूसमेंट का पॉइंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद जो ब्रेक करेगा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट। ठीक है, ऐसे ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा था। तो ये इंड्यूसमेंट का जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा डाउन ट्रेंड के केस में यही पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास लोअर हाई। तो लोअर हाई जब बन गया मार्केट में तो ये हो गया हमारे पास लोअर हाई, और लोअर हाई बनने से क्या होगा, लोअर हाई बनने से उसका जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तब लोअर हाई बना है, और उससे पहले वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गया था लोअर लो, जब इसका वो हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी क्या करना है, अब जब ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो न्यू लो लगाया जा रहा है। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगी, प्राइस इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करेगा जैसे लास्ट वीडियो में कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि यार इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस और ऊपर भी जाता है तो कहाँ से एंट्री लें। तो सिमिलरली अब इस वाली लेग में ये
पॉइंट है आपका इंड्यूसमेंट का पॉइंट। इंड्यूसमेंट मिलने से तुम्हें लोअर लो मिल गया, ये आ गया तुम्हारा लोअर लो, ठीक है। इस लोअर लो के ऊपर इंड्यूसमेंट हुआ है, इंड्यूसमेंट होने से लोअर लो मिला है। अब इंड्यूसमेंट से लेकर के और इंड्यूसमेंट से लेकर ये जो हमारे पास लोअर हाई है, ये इसके बीच में ही हमें फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड करना है। तो इसके बीच में जितने भी फेयर वैल्यू गैप होंगे आप उन सबको मार्क करोगे, और जिस भी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिलेगी उससे एंट्री नहीं लोगे, या तो फर्स्ट वाले से मार्केट प्ले करेगी या लास्ट वाले से करेगी। और आगे मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ तुमको कि फर्स्ट पे कब करेगी और लास्ट पे कब करेगी, उसका भी कुछ रूल है, वो भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो हमने ऐसे सारे ड्रॉ कर लिए जैसे हमने अभी अप ट्रेंड के केस में करा था, तो सारे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट या तो ये फर्स्ट वाले को रिस्पेक्ट करेगी या लास्ट वाले को करेगी, इसको टैप करेगी और अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। कब तक करेगी? जब तक मार्केट के अपने बायस कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। ये हो गई फेयर वैल्यू गैप की बात। अब क्योंकि पहले मैं गैप ही बढ़ा रहा हूँ, और भी कई तरह के गैप होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ही तरह के गैप बता रहा हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप मैंने बता दिया, वो कहाँ देखना होता है, किस जगह पे वो पीवाई बन सकता है, ठीक है, कौन सा वो वर्क करता है हमारे डायरेक्शन में, कौन सा नहीं। इसके अलावा मैं बताता हूँ तुमको गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये 2 चीज़ें बताता हूँ। तो जहाँ पे कैंडल कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे 2 कैंडल 2 विक्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इन कैंडल्स के इसके लो और इसके हाई के बीच में जो एक गैप आ गया है, इसी को बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। और ये गैप जनरली 6 आवर्स वाली मार्केट में ही बनता है, जैसे कि अपनी इंडियन मार्केट। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, ठीक है। अप ट्रेंड के केस में अगर यही होता तो अप ट्रेंड के केस में भी ऐसा ही होता, मतलब अप ट्रेंड नहीं, अगर ऊपर जाती हुई मार्केट में होता, जैसे ये ग्रीन कैंडल हो गई, अगेन ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल हो गई, और इनकी विक्स में भी हमको एक गैप नज़र आया। अब ये कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम अभी फेयर वैल्यू गैप के केस में बात कर रहे थे, गैप इम्बैलेंस है। अब इसका कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। उसको जैसे हम अभी फेयर वैल्यू गैप को काम करा रहे हैं ना, ऐसे ही ये भी फेयर वैल्यू गैप की तरह ही काम करता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक गैप इम्बैलेंस हो गया। गैप अप के केस में होता है ना इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन, तो ये गैप डाउन के केस में था, ये गैप अप के केस में है, ठीक है। ये जनरली कहाँ बनता है, जो मार्केट कंटिन्यू नहीं चलती, 6 घंटे चलती हैं जो मार्केट्स, ठीक है। ये गैप इम्बैलेंस हो गया। अब यहाँ तो था कैंडल के हाई और लो में ही गैप था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे कैंडल के हाई लो में गैप ना हो, बस उनके बॉडीज में गैप हो। जैसे कि ये एक कैंडल है एंड ये दूसरी कैंडल है। अब देखोगे तो यहाँ कैंडल का जो लो है, फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का जो हाई है, इसमें गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आया तो है बट विक आई है, बॉडी नहीं आई। ये हिस्सा जो है ये वाला, ये कब बनता है, ये तब बनता है जब जो बॉडी वाली जगह होती है, मतलब कि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छे खासे रहे होंगे, यानी वहाँ पे लोगों ने ट्रेड किया होगा। और जहाँ पे बॉडी नहीं है, मतलब वहाँ पे सबसे कम ट्रेड हुआ होगा, वहाँ पे वॉल्यूम कम रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो एक हमने पढ़ लिया गैप इम्बैलेंस, एक पढ़ लिया हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगेन यहाँ पे भी कलर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कैसे करते हैं ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जैसे फेयर वैल्यू का काम करता है वैसे ही ये भी काम करती है। और डिटेल में जब कभी एग्जाम्पल में आएगा तो मैं बता दूंगा, बट ये जैसे फेयर वैल्यू काम गैप काम कर रहा है वैसे ही ये काम कर रहे हैं। जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है फेयर वैल्यू गैप की तरह, और जो गैप इम्बैलेंस है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है फेयर वैल्यू गैप की तरह, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए। दूसरा जो हम गैप है, गैप इम्बैलेंस है, जहाँ पे गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कई बार कन्फ्यूजन होती है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे गैप इम्बैलेंस को बड़े इजी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मान लो जैसे मैं पहले गैप डाउन के केस में बता देता हूँ, मार्केट कल यहाँ क्लोज हुई थी, यहाँ पे कहीं क्लोज हुई थी, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे फिर सीधी वो यहाँ पे ओपन हुई है, यानी गैप डाउन ओपन हुई है, तो बीच में क्या आ गया, गैप इम्बैलेंस। तो इससे पहले अब इसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इतना बड़ा एक गैप इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है, इसके लो से उसके हाई तक ये गैप इम्बैलेंस आ गया। अब लोगों को यहाँ पे चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको इजी कैसे कर सकते हो, मैंने बताया इसको फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट करना है। अगर फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट करोगे तो ये वाले हिस्से में ना एक कैंडल ड्रॉ कर दो, मतलब मान लो ये कैंडल है,
ऐसे या तो ड्रॉ कर लिया करो या ऐसे मन में अज्यूम कर लिया करो। तो ये अगर कैंडल बन गई यहाँ पर, तो यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप ट्रीट फिर तुम अपने आप करने लग जाओगे, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा वो मैंने बता दिया। सिमिलरली गैप अप के केस में भी, तो यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर लिया करो, फिर तुमको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने में इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हिस्सा तुम्हारा एक कैंडल ड्रॉ हो जाएगी, और उस कैंडल की वजह से, क्योंकि सेकंड कैंडल को हम फेयर वैल्यू गैप में कंसीडर नहीं करते, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फिर एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में ड्रॉ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है गैप इम्बैलेंस के केस में, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमने समझ लिया, वो पीओआई कब बन सकता है वो समझ लिया। अब हम समझते हैं गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस को समझने के बाद में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि फेयर वैल्यू गैप काम, अच्छा इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको बताया था उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ निफ्टी के केस में। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से मान लेते हैं अप ट्रेंड चल रहा है, ये अब चल रहा है, ये एक वैलिड स्विंग बनाई, फिर ये एक वैलिड स्विंग बनाई, फिर ये भी एक वैलिड स्विंग बनाई, ये भी एक वैलिड स्विंग बनाई, फिर नया हाई बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इंड्यूसमेंट के बाद में और लोअर हाई तक, जैसे ये वाला हिस्सा हमारा लोअर हाई है, यहाँ अगर हम अप ट्रेंड मान रहे हैं तो ये लोअर हाई नहीं सॉरी हायर लो है, तो ये हायर लो हो गया। तो हमें कहाँ ढूंढना है, ये पॉइंट हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, ये पॉइंट हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद और हायर लो से पहले, मतलब हायर लो के बीच में लास्ट वाला ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप ये रहा। तो प्राइस ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप में आया, उसमें से रिजेक्शन ली और ट्रेंड को कंटिन्यू किया। हर बार प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे ऐसे ही काम करेगा। अब जब दोबारा यही सेम काम होगा, इंड्यूसमेंट होगा, तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे हम समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे वैलिड स्विंग को कहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे किया, यानी ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट पॉइंट ये अगर हो गया, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इतना आप तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी मेरी लास्ट वीडियो से भी। ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट कहाँ बना था, यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था। ठीक है, ये एक वैलिड स्विंग हो गई, यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद और लोअर हाई से पहले उनके बीच में ही देखना होता है। तो यहाँ पर हमें कहाँ ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप, हमें फेयर वैल्यू गैप ये मिल गया एक। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस इसी पे टैप करेगा, रिजेक्शन लेगा, और यहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल पावर के होते हैं, ये रहा। ठीक है, तो प्राइस इस पे आया, यानी इसको पीओआई बनाया प्राइस ने। क्यों बनाया, क्योंकि आईडीएम और हायर लो के बीच में है। ठीक है, ऐसे काम करता है, प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिया। अब हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और अप ट्रेंड में चलते हुए जो भी लास्ट सेलिंग का पुल बैक आया था, जैसे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रही है, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, या और अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ, मार्केट यहाँ से कहीं से आ रही थी। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा था, इस अप ट्रेंड में लास्ट जो सेलिंग का पुल बैक है, उस सेलिंग के पुल बैक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, जैसे कि ये हो गई हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल इस वाले फिगर में, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। बट इसमें भी फेयर वैल्यू सॉरी इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, इसमें भी फेयर वैल्यू गैप की तरह कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहली बात तो इसमें भी साइज मैटर नहीं करता, दूसरी चीज़ इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, तीसरी चीज़ इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी नहीं बना है तो हम उस कैंडल को, लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते। वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं बताता हूँ कलर कैसे मैटर नहीं करता। तो जैसे हम इसको अभी इसको मान रहे हैं लास्ट सेलिंग कैंडल, तो ये जरूरी नहीं है कि रेड होती, ये ग्रीन भी हो सकती थी, फिर भी यही कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, अगर ये कैंडल ऐसे ना होके ऐसे होती तो लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास ये ग्रीन वाली ही मानी जाती, रेड नहीं मानी जाती। क्यों, क्योंकि सेलिंग अगर देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आई थी, फिर सबसे ज़्यादा नीचे क्लोजिंग ना देके इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, बट सेलिंग तो सबसे ज़्यादा इसी कैंडल ने फेस किया है ना। तो जब ये कैंडल सबसे ज़्यादा सेलिंग फेस करके ऊपर क्लोज हो गई है तो इसलिए ग्रीन हो गई है, बट सेलिंग कैंडल लास्ट यही मानी जाएगी, तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को भी इसी कैंडल में माना जाएगा।
ठीक है। तो कलर मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के को कब वैलिड माना जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके बाद में प्राइस में फेयर वैल्यू गैप बना होगा। अगर प्राइस में फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है ऑर्डर ब्लॉक के बाद में, तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जैसे कि हम इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है और लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास यही है ग्रीन वाली। तो ये कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये इसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक। किस कंडीशन में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड के केस में। अप ट्रेंड के केस में जो भी सेलिंग का पुल बैक होता है, उस सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। शर्त ये है कि उसके बाद में प्राइस में फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो फिर हम फेयर वैल्यू गैप जहां होगा उससे पहले वाली कैंडल पे ही शिफ्ट कर लेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक को। वो मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि तो अभी तो क्या है, हम ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है अगर तो मान रहे हैं। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम लास्ट सेलिंग कैंडल से उठा के उसको बाइंग कैंडल पे ही शिफ्ट करेंगे। इन केस ऑफ अप ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में भी बता दूंगा। तो हम ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, बट इस कैंडल के ऊपर क्या हम फेयर वैल्यू गैप देख पा रहे हैं? ये यहाँ पे इसके और इसके लो के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, ये तो फिल हो चुका है। तो हम इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। तो फिर किसको मानेंगे? हम मानेंगे फिर इस कैंडल को फिर ऑर्डर ब्लॉक। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके ऊपर हमको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद में प्राइस में फेयर वैल्यू गैप जरूर बनना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। अदरवाइज हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर ना करके हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप उसके ऊपर प्राइस में बना होगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस कंडीशन में ये बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। तो होता तो लास्ट सेलिंग कैंडल ही है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना तो मजबूरी में हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। और फिर प्राइस अगर अपनी ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा तो आईडीएम करेगा पहले, आईडीएम करने के बाद में फिर वो इसी एफवीजी या ओबी से टैप करेगा और अपनी ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। अब बात क्या आती है, एफवीजी से करेगा या ओबी से करेगा? एफवीजी प्लस ओबी दोनों मिलके ही पीओआई बनाते हैं। एफवीजी प्लस ओबी को ही पीओआई बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके ही पीओआई बनते हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं को बोलते हैं ऐसा नहीं। इनकी क्या जगह होती है, क्या लोकेशन होती है, वो सब हम भी बात कर ही रहे थे और अब भी और बता देता हूँ आपको। तो क्या होगा प्राइस में जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। अब आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में एंट्री कैसे लेते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन इसमें थोड़ा एंट्री का क्राइटेरिया आप लोगों को पता लग रहा होगा। लेकिन अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री ऐसे भी नहीं लेनी, इससे भी ज़्यादा रिफाइन स्टेज पे चले जाएंगे हम तब लेनी है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोग जो जिनको थोड़ी बहुत आती है वो रिफाइन करके ले लेंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी नहीं लेनी, क्योंकि एंट्रीज को मैं बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दूंगा। आप लोग को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियोस को देखते चले जाओ, शेयर करते चले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो आईडीएम हुआ, आईडीएम हमें देखना कौन होता है, आईडीएम और हायर लो के बीच में जो भी एफवीजी या ओबी बना है। अब एफवीजी नहीं देखना खाली, अब मान के चलो एफवीजी एक यहाँ पर, ये एक एफवीजी है और मार्केट जब यहाँ जा रही थी और यहाँ पे भी एक एफवीजी है, यहाँ पे भी मान लो एक एफवीजी बना होता, तो ये फर्स्ट एफवीजी है। जैसे हम अभी एफवीजी के केस में पढ़ रहे थे ना, तो फर्स्ट को एक्सपेक्ट करिए लास्ट को करेगी। अब मान के चलो पहले तो ऊपर खाली एफवीजी है, क्यों? क्योंकि वहां पे सेलिंग पुल बैक तो है ही नहीं, सेलिंग पुल बैक तो ये है और उसकी लास्ट कैंडल ये है। तो अब और रिफाइन हो जाएगी आपकी कि हर एफवीजी नहीं देखना होता आईडीएम और हायर लो के बीच में, हमें सिर्फ वो एफवीजी देखना होता है जिसके पास ऑर्डर ब्लॉक हो। ऑर्डर ब्लॉक वाला ही एफवीजी हमें ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है इंड्यूसमेंट और हायर लो के बीच में। तो अब ये वाला एफवीजी तो काम ही नहीं करेगा। हाँ, ये ट्रैप जरूर कर सकता है, बिग प्लेयर्स यहाँ पे ट्रैप जरूर करते हैं, वो यहाँ से आके ऐसे उठा के एक दो कैंडल बना के दिखाएंगे जरूर, लेकिन फिर ये फाइनली फेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हमें आईडीएम के बाद में और हायर लो के बीच में, हायर लो तक यानी कि कौन सा एफवीजी ढूंढना होता है जिसमें ओबी हो। तो ये ओबी प्लस एफवीजी मिल गया, हमारे पास पीओआई बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि ओबी और एफवीजी भी बहुत सारे बन जाते हैं इंड्यूसमेंट से पहले, यानी इंड्यूसमेंट जहां हुआ है उससे पहले कई सारे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि मैं उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूं तुम लोगों को। देखो, प्राइस मान लो इंड्यूसमेंट करने से पहले कई स्विंग बना चुका हो, एक स्विंग बनाई, दूसरी स्विंग बनाई, तीसरी बनाई, ऐसे फोर्थ स्विंग पे जाके उसने इंड्यूसमेंट किया है। मान लो यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, अब इंड्यूसमेंट जहाँ किया है उससे और हायर लो तो बहुत नीचे है, तो
ये जो बीच में स्विंग्स बने हैं, ये वैलिड स्विंग्स जो बने हैं, इन स्विंग्स में हर किसी में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा। तो मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ बन गया और एक मान लो यहाँ पे बन गया। हम अभी बात कर रहे थे ना कि या तो एफवीजी ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढना है, आईडीएम से लेके हायर लो के बीच में इंड्यूस, अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो। दूसरी चीज, उसमें भी कौन सा एफवीजी वर्क करेगा, या तो फर्स्ट करेगा अगर मल्टीपल बनेगा, या लास्ट बनेगा। लेकिन उस फर्स्ट लास्ट में भी क्या देखना, जिसमें ओबी बना हो वो वाला एफवीजी को ढूंढना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जहां पे एफवीजी प्लस ओबी ही मल्टीपल बन गए हों। कई बार आपने देखा होगा 6 6 7 7 8 8 ओबी एफवीजी बनते चले जाते हैं कि लेग में, फिर जाके इंड्यूसमेंट होता है। तो अब ये हमारे पास इस वाले एग्जांपल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि तीन तीन ओबी प्लस एफवीजी बन गए। एक ओबी एफवीजी ये रहा सबसे नीचे, फिर ये रहा ओबी एफवीजी, और फिर ये सबसे ऊपर। अब मार्केट किसको रेस्पेक्ट करेगा? सेम ही कहानी यहाँ भी है कि या तो मार्केट फर्स्ट वाले पीओआई यानी ओबी प्लस एफवीजी को टैप करके अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, या फिर लास्ट वाले पे करेगा। बीच में जितने भी होंगे वो सारे फेल होंगे। वो फॉर द इंस्टेंस आपको उठते हुए नजर आए, रिजेक्शन लेता नजर आए प्राइस उनसे, लेकिन वो फेल ही होंगे। ठीक है, मैंने बहुत हाथ जलाए हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, आप लोग मत करना ये गलती, फर्स्ट या लास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक अब ट्रेंड वाला देख लिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड वाला। तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में प्राइस ऊपर से कहीं से चल के आया, इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने से क्या मिल गया तुमको, लोअर लो, लोअर लो मिल गया। और जब इस लोअर लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे मिल गया तुमको लोअर हाई। ठीक है, अब क्या होगा प्राइस में, हमें क्या समझना है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है ना, जैसे उसमें हम बात कर रहे थे अप ट्रेंड के केस में लास्ट सेलिंग कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड के केस में बात करें तो ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल होगी तुम्हारी ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल। ये लास्ट बाइंग कैंडल तुम्हारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। बस कंडीशन वही होनी चाहिए, इसके बाद एक तो एफवीजी जरूर बना होना चाहिए। ठीक है, कलर इसका कोई मैटर नहीं करता, साइज इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इनसाइड बार का इसमें भी ध्यान रखना है। इनसाइड बार का मैंने आपको अप ट्रेंड के केस में भी थोड़ा सा बताया, नहीं बता देता हूँ। अब मान के चलो ये वाली कैंडल ऐसे होती, ठीक है, और इस कैंडल का कलर होता मान लो ग्रीन, तो लोग बोलेंगे बाद में प्रैक्टिकल करते टाइम कि आप नहीं बोला था, जो लास्ट बाइंग कैंडल है उसी को मान लेते हैं। तो आप बोलोगे ये लास्ट बाइंग कैंडल है जी, हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। बट ऐसा नहीं मानना, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड में बनी हुई है, तो ये इनसाइड बार होगी। तो हमारे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बाइंग कैंडल वही होगी जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। तो सबसे ज़्यादा बाइंग इस वाली कैंडल में आई है, क्यों? प्राइस इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर तक निकला है। ठीक है, भले ये बाद में इनसाइड में एक और कैंडल बना ले रहा है। तो हमारे लिए ये हो गई अब एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमको एफवीजी मिल रहा है, ये रहा। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है अप ट्रेंड के केस में भी और डाउन ट्रेंड के केस में भी। ठीक है, और बाकी सारे रूल्स सब में कॉमन रहेंगे। अब प्राइस, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगा, फिर स्विंग बनाएगा। एक स्विंग का क्या करेगा, इंड्यूसमेंट करेगा, इंड्यूसमेंट से लेके और जो हमारे पास में लोअर हाई का पॉइंट है उसके बीच में ही हमें ओबी एफवीजी ढूंढना है। ठीक है, उस ओबी एफवीजी में भी अगर मल्टीपल बन गए हैं, मान लो यहाँ पे भी एक ओबी एफवीजी बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ओबी एफवीजी बना हुआ है, तो प्राइस किसको किसको रेस्पेक्ट देगा? प्राइस देगा या तो इस फर्स्ट वाले को रेस्पेक्ट कि इससे टैप होगा और ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर देगा इस वाले से। ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में कहाँ तक करता है? जहाँ तक हमारे बायस डन नहीं होते। जैसे ही हमारे बायस डन हो जाते हैं तो प्राइस फिर अपने नेक्स्ट बायस निकालने होते हैं और उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन जब तक बायस पूरे नहीं होते प्राइस कंटिन्यूसली ऐसे ही करता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जैसे अब हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, तो इस डाउन ट्रेंड में चलते हुए इंड्यूसमेंट के बाद हमने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यानी पीओआई बने थे उनको मार्क करना है और उनसे रिजेक्शन ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन जब ये इनको टैप करने के लिए जाता है, मान लो यही एक है, तो इस वाली लेग में भी तो पीओआई बने हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक एफवीजी बनाते हुए गया था, ये यहाँ पे एक ओबी एफवीजी बनाते हुए गया था, तो ओबी एफवीजी तो बहुत सारे बन रहे हैं। जब ये वाले बने थे तो इनको तो प्राइस टैप करने गया था और इनसे रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया, जो हमारे ये ट्रेंड की डायरेक्शन में थे। लेकिन जब ये वाले पीओआई नए बने हैं, मतलब कि मैं थोड़ा सा और क्लियर करके इसको बता देता हूँ, इसको डिलीट करके। हाँ,
प्राइस मान लो ऐसे ना जाके स्विंग बनाते हुए गया है, प्राइस डाउन ट्रेंड में ऐसे गया है और उसके बाद अपने पीओआई को लेने गया है और स्विंग बनाते हुए गया है। स्विंग बनाते हुए गया है मतलब कई सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनाते हुए गया है। मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। तो अब प्राइस क्योंकि अपने लास्ट पीओआई को लेने गया यानी टैप करने गया, वहां से तो ट्रेंड की डायरेक्शन में चलना है उसको, लेकिन इन पे भी प्राइस थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलेगा। तो जब इन पे प्राइस रुक रुक के चलेगा तो हमें क्या है कि हम इन पे से बाय की एंट्री भी बना लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हर ओबीएफवीजी से बनाते हैं, यहाँ से बनाएंगे, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उनको खुश करेगा, उनका एसएल खा लेगा। फिर वो नए से बनाएंगे नीचे वाले से, यहाँ से यहाँ की बजाय यहाँ से बनाएंगे, प्राइस उनको फिर थोड़ा सा खुश करेगा, फिर उनका एसएल खा लेगा। तो हमें इसलिए बायस के हिसाब से ही ओबीएफवीजी को ट्रीट करना होता है कि वो कौन से पीओआई हमारे लिए वर्क करेंगे, कब वो पीओआई बनेंगे, कब वो पीओआई नहीं बनेंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी तक यही समझा है, एफवीजी क्या होता है, गैप इम्बैलेंस क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, कौन से एफवीजी हमारे काम के, कौन से एफवीजी हमारे काम के नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक बाइंग में कौन से होते हैं, सेलिंग में कौन से होते हैं, कौन से हमारे लिए फेवर में काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, वो पीओआई किस किस कंडीशन में बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं इनका तुमको ये निफ्टी में थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो हम एफवीजी के केस में कर रहे थे। अभी क्या है, इसको शुरू से समझते हैं। तो मान लिया हमने कि यहाँ से अब ट्रेंड चल रहा है, अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमारे पास नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी मौजूद है, इसलिए ही ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो ये हो गया हमारे पास नीचे ओबी और ये हो गया हमारे पास एफवीजी। तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों कंबाइनली मिलके पीओआई क्रिएट करते हैं। और क्यों कर रहा है ये, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। मैंने क्या बोला था, ये अगर हायर लो है आपके पास, अगर अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ये हायर लो है। हायर लो और इंड्यूसमेंट के बीच में जितने भी पीओआई होते हैं यानी एफवीजी ओबी बने होते हैं, उन्हीं को हमें एक वैलिड पीओआई कंसीडर करना है, मतलब वहीं से हमें ट्रेड लेनी होती है। तो इसने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। कब फेयर वैल्यू गैप करेगा, कब ओबी करेगा, इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों, इसका भी आंसर है, वो एडवांस वाले में आपको जाके मिलेगा, बट फिलहाल इसका कोई आंसर नहीं है आपके लिए। क्यों, क्योंकि ओबी प्लस एफवीजी को मिलकर ही पीओआई बनती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओबी एफवीजी था, तो मार्केट ने उसको टैप किया, रिजेक्ट हुई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिर से इंड्यूसमेंट देखना है। तो अब हमें इंड्यूसमेंट ढूंढना है। इंड्यूसमेंट यहाँ के हो गया और इंड्यूसमेंट से पहले हमारे पास यहाँ पे हायर लो है, तो हमें हायर लो और इंड्यूसमेंट के बीच में ही पीओआई ढूंढना होता है। तो पीओआई ढूंढेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास ये एक एफवीजी है, ये हमारे पास एक एफवीजी आ गया। तो ये वैलिड पीओआई है। क्यों, क्योंकि ओबी प्लस एफवीजी है। प्राइस इस पे टैप करने आया, बहुत ज़रा सा छोटा है, उसको छोटे में मत मानो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो आईडीएम और पीओआई मतलब लोअर हाई के बीच में जितने भी पीओआई हैं वो हमें फाइंड करने होते हैं, उनको मार्क करना होता है, और वहीं से रिजेक्शन अगर लेता है तो वो हमारी एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ ढूंढते हैं। अब जहाँ पे भी इंड्यूसमेंट होगा, ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, वैलिड स्विंग ये है, नहीं ये भी हमारा एक वैलिड स्विंग है, एक मिनट, ये रहा, ये हमारा वैलिड स्विंग है। ठीक है, वैलिड स्विंग को मार्केट ने जब ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट और हायर लो कहाँ है हमारे पास, जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस वाले का, तो इससे लेफ्ट में ये वाला हमारे पास हायर लो है। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में फिर वैल्यू गैप और वो भी हमें ढूंढना है। तो जो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा उसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगी और उसको ही रेस्पेक्ट करके चल जाएगी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कहाँ है, इंड्यूसमेंट तो यहाँ हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट तो यही है, वो भी हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया नहीं, इसको फेल कर दिया। जब इसको फेल कर दिया तो बीच में देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो कई लोगों को क्या होती है ना कि ये वाली फेयर वैल्यू गैप से चल रही है, तो थोड़ी सी 2-4 कैंडल बनेंगे, उनको फॉर्म आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो ये ओबी प्लस एफवीजी भी है। ठीक है, यहाँ पे ओबी प्लस एफवीजी भी है। तो क्या होगा अब, और सबसे लास्ट का कौन सा है, सबसे लास्ट का है हमारे पास यहाँ पे आके, अभी देखेंगे। यहाँ से मार्केट ने काम करना स्टार्ट किया, मतलब रिजेक्शन लिया, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट को फेल कर दिया है इसलिए सेकंड से ट्रेड नहीं लेनी होती। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि या तो मार्केट फर्स्ट से चलेगी या फिर लास्ट से चलेगी, उसमें भी कौन से चलेगी, ओबी प्लस एफवीजी वाले से चलेगी। ठीक है, तो अब देखो मार्केट ने चल के दिखाया, सबकी एंट्रीज बनवाई कि देखो मैं रिजेक्शन ले रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर चल के भी दिखा रही हूँ।
उसके बाद क्या किया, उसके बाद सब के एसएल खा गई, जिसने यहाँ से लिया होगा उसके भी खा गई, ठीक है, जिसने यहाँ से लिया होगा उसके भी खा गई, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। फिर वो चली कहाँ से है, चलेगी वो अपने हिसाब से अपने लास्ट वाले पीओआई से। लास्ट पीओआई कहाँ दिख रहा है हमको, लास्ट पीओआई ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको अगर रिफाइन करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास इतना, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा एफवीजी, ठीक है। ये लास्ट ओबी प्लस एफवीजी हो गया हमारे पास में। अब इस कंडीशन में जितने भी लोग फर्स्ट के फेल होने के बाद सेकंड पीओआई से एंट्री बना रहे थे, उन सब के एसएल खा गई मार्केट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के बाद जब रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे जब रेस्पेक्ट नहीं किया, तो तुमको समझ जाना चाहिए था कि अब मार्केट लास्ट वाले पीओआई पे आएगी तभी चलेगी। अब लास्ट पीओआई पे टैप हुई, टैप होकर डिस्प्लेसमेंट दिया। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये ओबी और एफवीजी बनते हैं जहाँ पर भी, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब ओबी प्लस एफवीजी कंबाइनली जहाँ बनते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट ने लास्ट पीओआई को यहाँ पे टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट को वो रिट्रेस भी करने आई है, रिट्रेस वो 4 कैंडल स्विंग अगर याद हो तो आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सीधा गैप अप, ये देखो सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पार। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि, और यहाँ से क्यों नहीं चला, अब लोगों को समझ में आता है यार हम तो जब से लेते थे नॉर्मल, जिन लोगों को नहीं आता है हम ले रहे जब तो चली नहीं, हमारे एसएल खा के फिर सीधी चली गई, ऐसे सोचते ना। तो इन रूल्स को लिख लो, ध्यान में रख लो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही था। मैंने आपको ये बता दिया कि एफवीजी कौन सा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता, ओबी प्लस एफवीजी कौन सा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता, कहाँ पे ये देखते हैं, कहाँ पे ये बनते हैं कि ये पीओआई बन जाए, वहीं से ये वर्क करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो हमें और भी पढ़ने हैं। कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स होते हैं जिनमें, जैसे हमने अभी देखा था कि ओबी प्लस एफवीजी बने, उसी को देखना होता है, उसी को कंसिडर करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स होते हैं जिनमें एफवीजी होता ही नहीं है, तो उनको हम आगे वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इसके अलावा हमें पीओआई टू लिक्विडिटी चलना है, तो हमें लिक्विडिटीज को भी कवर करना है। तो जो ब्लॉक्स हैं एडवांस वाले, उसमें मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सबको हमें कवर करना पड़ेगा। और लिक्विडिटी में लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी रन, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इन सबको हम बहुत अच्छे से पीओआई के केस में पीओआई कैसे बनते हैं ये, और कब ये एक्चुअल में लिक्विडिटी होती है बिग प्लेयर्स के लिए, स्मार्ट मनी के लिए, इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछो, वीडियो को पूरा देखा करो। बिना वीडियो पूरी देखे अगर आधे में कमेंट करोगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर मेरी वीडियो के आगे आगे अगर बढ़ते जाओगे तो आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। लेकिन आधी वीडियो देखे अगर कमेंट करोगे तो मेरे किसी काम के नहीं करते रहो। मुझे खाली उन लोगों से मतलब जो सीरियस है, जो सीरियस हैं और जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं। अगर जो सीरियस हैं उनके कमेंट आते तो उनको मैं जेन्युइनली वीडियो बना के भी सोल्यूशन दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को भी इन सारी चीज़ों की अगर टेलीग्राम पे अगर किसी को भी इनकी पीडीएफ चाहिए होती है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाके अगर कमेंट करोगे कि पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें मैंने सारे इनको नोट्स बना के और अच्छे से पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके अलावा मैं मार्केट का जो एनालिसिस है वो भी उसमें करके देता रहता हूँ, जो बायस है वो मैं निकालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम भी जो ज्वाइन करना चाहे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।